गुड मॉर्निंग। हम कल बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। भारत में बैंक का विकास किस प्रकार हुआ है और उस पर हमने कल के सेशन में बात की है। तो कल जो आपने सेशन को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज का जो सेशन करेंगे उसमें बैंकिंग सेक्टर में जो जो सुधार हुए हैं, अब तक जो सुधार हुए हैं और जिस कंडीशन में बैंक आज हमारे सामने है वो किस प्रकार में बदलाव आए हैं, कब कब बदलाव आए हैं, वो चीज़ें हम अब आज के सेशन में देखेंगे। तो लगातार सेशन को देखते रहें। और तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग सेक्टर का जो शुरुआती जो चरण है, पहला चरण है वो 1786 से 1991 के बीच का पहला चरण है। तो फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया पहला चरण है। पहले चरण में हम देखेंगे पहले चरण में किस प्रकार बैंकिंग का विकास हुआ है भारत में। देखिए, सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। इंडिपेंडेंस की प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ने बैंकों की स्थापना करी। सबसे पहले 3 बैंक थे, आपको पता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास। इनका एकीकरण करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये एक प्राइवेट बैंक था और यूरोपियंस के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। दूसरा जो था वो इलाहाबाद बैंक था, जो इंडियंस के द्वारा स्थापित किया गया था 1865 में, एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस। पंजाब नेशनल बैंक जो बना वो 1894 में बना। इसका हेडक्वार्टर पहले लाहौर में था जब इसका स्थापना हुई, बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके और दिल्ली लाया गया। 1906 से 1913 के बीच कुछ बैंकों की स्थापना हुई। उन बैंकों में है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर। तो ये जो शुरुआती जो चरण है ये हमने देखा है बैंकिंग सुधार में, किस प्रकार बैंकों का भारत में विकास हुआ और जो इन्होंने आज की जो मंजिल पाई है बैंकों ने, उसमें कहाँ कहाँ किस किस का योगदान है, कहाँ कहाँ इनमें सुधार किए गए हैं, वो सब चीज़ें आज सेशन में हम देखेंगे। तो लगातार सेशन को देखते रहें और अपने एग्जाम ऑफ पॉइंट से जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं वो जरूर देखें। 1906 से 1913 के बीच कुछ बैंक की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आया। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना हुई और फंक्शनिंग और एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स का नाम दिया गया इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में स्थापित किया गया, जिसके थ्रू सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सभी बैंकों में सबसे पहला जो बैंक था वो था आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन से के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया और इसका नाम बनाया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अकॉर्डिंग इन सब का राष्ट्रीयकरण हुआ है आरबीआई का। सेकंड फेज जो दूसरा जो चरण है बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार हुए हैं 1969 से 1991 के बीच, तो वो क्या क्या है वो हमें देखेंगे यहाँ पे। तो 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया और इसकी स्थापना करी एसबीआई के रूप में। और इसको जो अधिकार दिए गए वो दिए गए कि जहाँ पे आरबीआई अपना काम नहीं कर पाता है
प्रॉपर तरीके से वहाँ पे SBI काम करेगा एज एजेंट के रूप में, RBI की एजेंट के रूप में कुछ काम करेगा जहाँ पे RBI की ब्रांचेज नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, कुछ चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया to act as the principal agent of RBI and to handle banking transaction of the government of India and the state government all over the country. Mainly 7 banks owned by the principal state. Nationalized 1959. मुख्य 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1959 में, और ये स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के रूप में जाने गए। 1969 में 14 और कॉमर्शियल बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ हमारे देश में। तो इस प्रकार 7 बैंक और एक SBI के साथ में 7 सहयोगी बैंकों की भी स्थापना हुई 1959 में, और 14 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया भारत सरकार के द्वारा 1969 में। और इन द फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में, बैंकिंग सेक्टर के सुधार में जो इस फेज में जो सुधार हुआ वो 7 मोर बैंक बनने से 1980 में, और 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और अब टोटल बैंक जो बने वो 19। with 80% of banking sector in India come under the government ownership। 7 बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, और कुछ बैंक जो आगे चलकर इसमें बंद हो गए। टोटली 19 बैंक इसमें बाकी रहे। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में जो आज का आधुनिक चरण है आफ्टर 1991 की, वो चरण इम्पोर्टेंट है एग्जाम में से, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इस फेज में अनेक प्रोडक्ट और सुविधाएं इन बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुई हैं एज पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स प्रोसेस, सुधार के क्षेत्र में। 1991 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ M नरसिम्हा, 1991 में M नरसिम्हा चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि लाइब्रेशन ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस के कुछ रूल्स में लिबरलाइजेशन करेगी, कुछ रूल्स को नरम करेगी। द वेरियस प्रॉब्लम आइडेंटिफाइज इन इंडियन बैंक सिस्टम, और इंडियन बैंक सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिकली प्रॉब्लम्स हैं, उनका वो लिबरलाइज करेगी, उनको उदार बनाएगी नीतियों को। जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स वाज आइडेंटिफाइड बाय नरसिम्हन कमेटी आर डायरेक्ट। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को नरसिम्हन कमेटी ने आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम और विद इंडियन बैंक etc। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, इनके लिए हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम था पुराना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स थी, तो उनके लिए नरसिम्हन समिति ने अपने सुझाव दिए इन मेजर प्रॉब्लम्स के लिए। इस फेज में फॉरेन बैंक्स और उनके ATM स्टेशन efforts are being put to give a satisfactory service to customers of banks। इस फेज में कोर बैंकिंग, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर इंट्रोड्यूस, इन सब का परिचय करवाया गया इस फेज में, और एंटायर सिस्टम बिफोर मोर कॉन्वेंट एंड शिफ्ट, इन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। नरसिम्हन कमेटी 1991 में सेटअप की गई थी इंडियन फाइनेंशियल हेल्थ और कॉमर्शियली बैंक्स एंड टू मेक फंक्शनिंग द बैंकिंग सेक्टर। कॉमर्शियल बैंक और उनके काम के लिए बैंकिंग सेक्टर में एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल वे का निर्माण करने के लिए, और फाइनेंशियली हेल्थ को
बनाए रखने के लिए कॉमर्शियल बैंकों में नरसिम्हन समिति को स्थापित किया गया। इस कमेटी का जो स्थापना की गई थी प्रॉब्लम के लिए की गई थी, स्टडी द प्रॉब्लम विद बैंक्स, इंडियन बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम है उन सबको स्टडी करने के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की गई थी। और टू सजेस्ट सम रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट करे गए थे नरसिम्हन कमेटी के द्वारा कि इन रिकमेंडेशन को आप लागू करिए, बैंकिंग सेक्टर में तो इनमें सुधार होगा, प्रॉफिट भी होगा और सुधार भी होगा, और ये एक सही वे पकड़ेंगे प्रॉफिट का और काफ़ी आगे तक जाएंगे। इसके बाद इन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन 1998 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड वन मोर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन। एक और कमेटी की स्थापना करी गई 1998 में चेयरमैनशिप एम नरसिम्हन के नेतृत्व में, टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड डिजाइन प्रोग्राम फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। जो पिछली जो नरसिम्हन कमेटी थी पहली वाली, उसके रिव्यू को देखने के लिए कि उसने जो रिकमेंड करे थे उसमें कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ है पिछले 7 ईयर्स में, तो उसको देखने के लिए सरकार ने दूसरी नरसिम्हन समिति का गठन कर दिया, कमेटी का गठन किया है। नरसिम्हन कमेटी सेकंड 1998 में बनी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण और स्ट्रक्चरल मेजर्स ने इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर एंड रिलीज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और इसने जो बात करी है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बात करी है। ट्रांसपेरेंसी, द कमेटी बेसिकली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू फोकस ऑन वेरियस एरियाज सच एज कैपिटल एडिक्वेंसी। गवर्नमेंट कई ऐसे वेरियस कुछ ऐसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी को अपॉइंट किया है, जैसे कि मर्जर एंड अमेलगमेशन, किसी का मर्जर किया जाए और या किसी का एकीकरण किया जाए, और बैंक से रिलेटेड बैंकों का एकीकरण, बैंक लेजिस्लेशन, रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज ईटीसी, और बैंकों के जो कानून हैं उनके बारे में बात करने के लिए इसने नरसिम्हन कमेटी बताई का गठन किया कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इन बैंकों के रूल्स में क्या क्या सुधार किया जा सकता है और किस प्रकार इनको साफ सुथरा किया जा सकता है, इनके काम को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। तो जो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट थी, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। उसके कुछ यहाँ भी रिकमेंडेशन किए हुए हैं, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होने चाहिए। मेजर रिकमेंडेशन है नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है लॉरिंग कैश रिजर्वेशन, जो कैश रिजर्व है उसके लॉरिंग भी ध्यान दिया गया है। CRR स्टेटस लिक्विड राशन, SLR पे ध्यान दिया गया है। कैपिटल एडेक्वेसी नॉर्म्स इन बैंकिंग, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको हमें देखना है। रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन बैंकिंग सेक्टर, रिकवरी ऑफ डेब्ट, NPA, जो NPA है बैंकों का उसके लिए बताया गया है यहाँ पे कि NPA को कैसे कंट्रोल में रखें। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लोकल एरिया बैंक्स, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल एरिया जो जितने भी हैं उनमें बैंक्स का सिस्टम किस तरह से चल रहा है। रिस्ट्रक्टिंग ऑफ बैंक्स, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स इन बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता किस प्रकार से है। सुपरविजन ऑफ बैंक्स, और बैंकों का जो निरीक्षण है वो किस प्रकार चल रहा है। कंपटीशन विद न्यू बैंक सेक्टर, न्यू प्राइवेट बैंक सेक्टर, एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग ब्रांचेज, कोई नया प्राइवेट बैंक अगर चाहता है कि मैं भी इस सेक्टर में आना चाहता हूँ तो किस प्रकार से एंट्री कर सकता है, और लाइसेंस, नई ब्रांच को लाइसेंस किस प्रकार दिया जाएगा। इनकम रिकॉग्नाइजेशन और अलाउिंग फॉरेन बैंक, और जो विदेशी जो बैंक हैं उनको हम किस प्रकार से अलाउ कर सकते हैं हमारे देश में। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट में दी गई थी। अब नरसिम्हन कमेटी सेकंड है जो 1998 में आई थी, उसका हम ये भी आपको कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं एक बार। न्यू एरियाज इन बैंकिंग सेक्टर्स,
नए एरिए, जो देश में नए एरिए हैं जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का जो पहुँच नहीं है, तो वहाँ पे किस प्रकार बैंकों की ब्रांचें खोली जाएँ, किस प्रकार बैंकों को वहाँ तक पहुँचा जाए, उसके बारे में बात करी है नरसिम्हा कमेटी। सेकंड, न्यू इंस्ट्रूमेंट इन बैंकिंग सिस्टम, कुछ नए उपकरण हैं जो बैंकिंग सिस्टम में लाए जा सकते हैं, उनके बारे में बात करिए, क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ें। बैंक ओनरशिप, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम के बारे में बात करी गई है, किस प्रकार जोखिम को बैंक सेटल करेंगे, जोखिम जितनी भी जोखिम होगी। जोखिम तो कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस है, कोई भी कस्टमर सर्विस, ये कस्टमर सर्विस ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो सकती है। कस्टमर को सर्विस किस प्रकार दी जा सकती है उसके बारे में बात करी जाएगी। कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे ये नरसिम्हा कमेटी में। यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया, नैरो बैंकिंग इन इंडिया, स्ट्रेंथन विद टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन एफडीआई लिमिट, वो जो एफडीआई लिमिट है उसके अंदर इंक्रीज करा जाए बैंकिंग सेक्टर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में विकास होना चाहिए और उसको बैंकों में उपयोग करना चाहिए। मर्जर एंड एमेलगेमेशन, कई बैंक जिनका लॉस हो रहा है और उनका दूसरे जो सही कंडीशन में है, पावरफुल बैंक है, उनके साथ एकीकरण कर दिया जाना चाहिए, जिससे दोनों बैंक्स का मजबूत हो जाए और वो उस दोनों बैंकों को आपस में कवर कर ले। इसके लिए इसका एकीकरण हो जाए, मर्जर हो जाए, तो लॉस वाला जो बैंक है प्रॉफिट में ऐड होके दोनों गति पकड़े कंटिन्यू हो जाए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कठोर गाइडलाइन होनी चाहिए। इंक्रीज ऑफ इनफ्लो क्रेडिट, सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप देखें